to discuss about cause, effect and control of waterlogging and salinity with respect to Pakistan। तो वाटरलॉगिंग एंड सैलिनिटी का तो सबको पता ही है लेकिन आज हमने पाकिस्तान के लिहाज से इसको ब्रीफली जो है ना डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में इसकी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ कि वाटर लॉगिंग होती क्या है। बेसिकली वाटर लॉगिंग अकर व्हेन द सॉइल गेट्स सैचुरेटेड विद वाटर whereas there is insufficient oxygen in the pores for the plant roots to respire as plant need air। यानी कि वाटर इतना सैचुरेशन हो जाती है सॉइल में वाटर की कि प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पानी की वजह से, और जिसकी वजह से जो है वो प्लांट्स जो हैं वो सफ़र करते हैं। तो इस सारी कंडीशन को जो है वाटर लॉगिंग में ये सारी कंडीशन जो है वो काज होती है। वाटर लॉगिंग इसलिए हमारे लिए जो है ना काफ़ी डेंजरस भी है। पिक्चर है, इसके थ्रू आप देखें ज़रा कि यहाँ पे जब आपकी एरोबिक कंडीशन या एनएरोबिक कंडीशन जो है उनमें फ़र्क क्या है। जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एरोबिक कंडीशन है, ठीक है। सॉइल पार्टिकल के दरमियान स्पेसिस हैं जहाँ से ऑक्सीजन एंटर हो सकती है, नाइट्रेट जो है उनकी नाइट्रिफिकेशन करके तो सॉइल के थ्रू जो है रूट्स तक पहुँच रही है। लेकिन अब दूसरी साइड पर देखें, अगर मैं इस साइड पे बात करूं तो यहाँ पे एरोबिक कंडीशन है, और यहाँ पे देखें कि एक तो ऑक्सीजन जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही रूट्स तक क्योंकि पानी ने कवर किया हुआ है। इसी तरह जो है डीनाइट्रिफिकेशन का अमल भी जारी है। डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से नाइट्रेट्स भी नहीं मिलेंगे और प्लांट के लिए ये जो है वो काफ़ी डेंजरस है। तो बेसिकली मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूं कि वाटर लॉगिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है। अब हम जो है वो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि पाकिस्तान में कितना एरिया जो है वो वाटर लॉगिंग से मुतासिर है और सैलिनिटी से। तो वाटर लॉगिंग मेनली इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। It is estimated that 50% land was affected by water logging in Pakistan। ठीक है, आपको पता है कि 5 दरियाओं की सरजमीन है पाकिस्तान में, पंजाब जो है। तो पंजाब में तो ये वाली मसला हो गई, जहाँ पे इतना पानी है जाहिर है वहाँ पे मसला तो होगा। तो उसी कंडीशन को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अबाउट 50% लैंड जो है वो वाटर लॉगिंग का शिकार समझा जाता है पाकिस्तान में। इसी तरह दूसरा देखेंगे, वाइल 30 लाख एकड़ बिकम अनकल्टिवेटेड। 30 लाख एकड़ कोई थोड़ी जगह नहीं होती जो कि अनकल्टिवेटेड हो गई है। किस वजह से कि इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग है कि वहाँ पे अब काश्तकारी मुमकिन ही नहीं है। अब हम पंजाब की बात करते हैं जो कि वाकई जिसे 5 दरियाओं की सरजमीन बोला जाता है। तो वहाँ पे 70,000 एकड़ ऑफ लैंड अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एवरी ईयर। 70,000 एकड़ जो है वो हर साल वाटर लॉगिंग से मुतासिर हो रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हर साल की ये बात है, कोई एक बार की बात नहीं है, इतना इफेक्ट हो रहा है। अब एक और डाटा है, इसको भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कि जो वाटर लॉगिंग है पाकिस्तान में, 38% ऑफ पाकिस्तान इरीगेटेड लैंड वाज डैमेज बाय वाटर लॉगिंग। यानी कि 38% जो इरीगेटेड लैंड की अब बात हो रही है, पहले ओवरऑल एरिया की बात हो रही थी। तो इरीगेटेड लैंड मतलब कि जहाँ पे इरीगेशन होती है, नहरों का निज़ाम बाकायदा चल रहा है, वहाँ अगर उस इलाके को देखें तो उसमें 38% जो है वो डैमेज है वाटर लॉगिंग से। और उसी एरिया में से जो है 14% सलाइन है, यानी कि सैलिनाइजेशन है, वहाँ नमकियात बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें से 45% जो है वो कल्टिवेटेबल है, यानी कि कल्टिवेशन वहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, 45% जो है वो हमारे लिए हमारे इस टाइम यूज़ में है, जहाँ जो प्रॉपर हम जहाँ पे कल्टिवेशन वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह एक और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू रफ एस्टीमेट इट इज़ अफेक्टिंग ओवर लैंड एट रेट ऑफ 1 लाख एकड़ एवरी ईयर।
ठीक है, 1 लाख एकड़ जो है पाकिस्तान में हर साल वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का शिकार हो रहा है। तो अगर अब हम ओवरऑल देखें तो देर आर टोटल 40 मिलियन एकड़ ऑफ ओवर इरीगेटेड एरिया। पहले हमने परसेंटेज में बात की थी, अब मैं जो है उसको ज़रा डीप जाके आपको बता रहा हूँ कि 40 मिलियन एकड़ जो है हमारा इरीगेटेड एरिया है ऑलमोस्ट। उसमें से जो 5 मिलियन एकड़ एरिया है वो सीवियरली अफेक्टेड बाय सैलिनिटी है। ठीक है, सेलाइन है, नमकियात बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे और बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड है। जबकि 12 मिलियन एकड़ जो है वो सफरिंग फ्रॉम सैलिनिटी पैचेस, यानी कि वहाँ पे ऐसे तो नहीं है कि सूरत हाल के तमाम इलाका ही जो है वो सेलाइन है, बल्कि जगह जगह पे पैचेस मिलते हैं, इलाका जाते हैं डिफरेंट जहाँ जहाँ पे पैचेस हैं। और इसी तरह 15 मिलियन एकड़ जो है वो पुअरली ड्रेन्ड है और वाटर लॉग्ड है। और वाटर लॉगिंग भी आपको पता है अगेन 15 मिलियन एकड़ जो है उसमें से। तो अब आप खुद हिसाब लगाएं, यहाँ पे 5 मिलियन यहाँ हो गए हैं और 12 मिलियन और 15, 12 और 15 27 एंड 5 इट इज़ आलमोस्ट 32 मिलियन एकड़ जो है वो हमारे पास इस तरह के हालात में है कि वहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये हालात हैं, पीछे बचता ही कितना इरिगेटेड एरिया है हमारे पास। तो अब मैं मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ, आगे चलते हैं। जी ये मैं पाकिस्तान में पंजाब का भी बताया, तो अब हम ना बाकी अपने इर्द गिर्द की कंट्रीज़ के साथ भी थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है सॉरी। अफ़गानिस्तान की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो हमें पाकिस्तान का देखना चाहिए। ईरान में भी बहुत ही बुरी जो है वो सूरत हाल है, लेकिन अक्सर ममालिक में ये देखें, यहाँ पे नेपाल में देखें, श्रीलंका में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इतना जो है ना वो ज़्यादा मसला नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो साफ ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये वाली, ये हमें इंडिकेट कर रही है सैलिनिटी की। तो सैलिनिटी आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान में। दूसरी जो मसला है वो है वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग भी आपके सामने है, ये वाटर लॉगिंग भी है हमारे मुल्क में मसला, एक काफ़ी बड़ा मसला है, लेकिन सैलिनिटी से कम है वाटर लॉगिंग। तो इस लिहाज से आप लोगों ने ये बात अपने जहन में रखनी है कि बाकी ममालिक अगर ईरान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है सैलिनिटी, लेकिन पाकिस्तान में भी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। कहते हैं कि ज़्यादा हालात जो हैं वो किस जगह पे ख़राब हैं, तो ओल्ड रिवर बेड ऑफ रावी एंड इंडस आर सेवरली वाटर लॉग। इंडस जो आपको पता है हमारा दिल है या हमारे पाकिस्तान की जान है, ठीक है, यही एरिया वो ऐसा एरिया बन चुका है कि जहाँ पे पानी ही पानी हो गया और वाटर लॉगिंग इसने कर दी है। ठीक है, और सिचुएशन जो सिंध की अगर बात करें, चलो पंजाब तो 5 दरियाओं की सरजमीन है, लेकिन सिंध भी जो है उसकी भी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसमें भी आप देखें कि क्या सिचुएशन है कि सिंध में क्रिटिकल है 53% ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरिया या टोटल इरीगेटेड लैंड इज एक्सपीरियंस इज डेवलेशन इफेक्ट विच आर इंक्रीजिंग अनकल्टिवेटेबल लैंड, पुअर ग्रोथ, डिक्रीजिंग यील्ड, हेंस इनकम ऑफ द फार्मर। तो ये सिचुएशन है सिंध में भी। और क्रॉप प्रोडक्शन वैसे ही लोएस्ट है वर्ल्ड की एवरेज से, और मेन काज जो है इस सब के पीछे वो वाटर लॉगिंग ही पाया जाता है। ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्शन तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत लो जा रही है बाकी वर्ल्ड की निस्बत। तो अब हम सिंध की सूरत हाल भी देख ली है, आगे मूव करते हैं। एक और डेटा है, इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने कि पाकिस्तान हैज़ बीन नॉलेज फॉर हैविंग अ वेल नेट इरीगेशन सिस्टम। जी बिल्कुल, हमारे पास नहरी निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है। ऑफ द टोटल एरिया अंडर इरीगेटेड एग्रीकल्चर अबाउट 9.6 मिलियन हेक्टेयर is arid, 3.8 million is semi-arid and the remaining area is characterized by sub-humid। ये डान की जो है वो एक ख़बर है, मैंने कहा आपके सामने इसको भी रख दूँ कि पाकिस्तान का एरिया किस तरह का है, ह्यूमिड है, ठीक है,
फिर सेमी एरिड है और एरिड जो है वो वाला तमाम एरिया किस तरह का है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये एक रिसेंटली जो है ये एक आर्टिकल आया था ENVP के पे, इन्वायरमेंटल साइंस के आर्टिकल जहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एक नया डेटा जो है वो भी मुझे मिला, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर दूँ। ये अभी अभी रिसेंटली का डेटा है, तो इसमें है कि मोर देन 6.3 मिलियन हेक्टर्स हैव बीन डैमेज्ड बाय सैलिनिटी एंड 1 मिलियन हेक्टर आर डैमेज्ड बाय वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी उस ग्राफ में भी बताया था कि जो सैलिनिटी की सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे देखें 6.3 मिलियन हेक्टर जो हैं वो हमारी सैलिनिटी से डैमेज हो रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो वाटर लॉगिंग है वो कुछ बेहतर है, 1 मिलियन हेक्टर तकरीबन। ठीक है, तो वर्स्टली जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं उनमें मेन आ जाता है जी गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ये शाहपुर, जंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खैरपुर। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं इनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है कि सैलिनिटी पैचेस और वाटर लॉगिंग का इशू बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे डेटा जो था ये मैंने आपको डिफरेंट साइट से, डिफरेंट जो हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट से आपको लेके दे दिया है। अब हम काजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये काफ़ी जो है ना जो मेरी प्रेजेंटेशन है काफ़ी डिटेल्ड है इस बारे में, काजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग के बारे में, लेकिन चूंकि आपका जो इस टाइम हम जो आपका टॉपिक है वो ज़्यादा उसकी रिलेटिविटी जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से है, काजेज़ इफ़ेक्ट वगैरह पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है उनकी। लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी से ही गुजारूंगा ताकि ज़्यादा आपका टाइम भी ना लूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिहाज से, बॉटनी के लिहाज से, बहुत ही ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। तो काजेज़ क्या होते हैं वाटर लॉगिंग के? सबसे पहले तो फिजियोग्राफी, द टोपोग्राफी, स्लोप, शेप, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ प्लेस कुड काज वाटर लॉगिंग। जाहिर है स्लोप वगैरह ने तो डिपेंड करना ही होता है कि वहाँ पे पानी की निकासी किस तरह से हो रही है। इसी तरह सोइल टाइप भी सबसे बड़ा जो है वो रोल किरदार करती है। वो कैसी मिट्टी है, रेतली मिट्टी है तो उसमें से तो पानी जो है वो ड्रेन कर जाएगा जल्दी से, लेकिन मडी है तो वो जाहिर है वहाँ पे जो है वो काम ख़राब होगा। इसी तरह सीपेज इनफ्लो के जो है सीपेज इनफ्लो कितना है, यानी कितना मिट्टी के अंदर जो है वो पानी जो है वो सीप करके जा रहा है। वेदर भी जो है इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है वाटर लॉगिंग में। तो ये हेडिंग्स हैं, मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इस ग्रेड में आके इन हेडिंग्स अगर आपको दे दी जाएं तो एक्सप्लेनेशन तो कर ही सकते हैं। जियोलॉजी जो है उसके भी अब्स्ट्रैक्ट होते हैं कुछ, इनफिल्ट्रेशन जिसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा आपका वाटर लॉगिंग का इशू होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने वाटर लॉगिंग के ना ये कुछ जो ज़राए हैं ना, मेन ज़राए ये एक ग्राफ में आपको जो है रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसमें देख लीजिए कि सबसे जो ज़्यादा है वो सीपेज ड्यू टू कैनाल्स एंड तरबेला डैम है। ठीक है, तरबेला डैम जो है ना उसकी वजह से, और सीपेज कैनाल ड्यू टू कैनाल्स एंड तरबेला डैम, इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा जो है वाटर लॉगिंग हमारे पाकिस्तान में जो है वो काज हो रही है। और इसका परसेंटेज आप देख लें 48%, ऑलमोस्ट 50% जो है वो यही वजह है। हमारी जो नहरें हैं वो इस तरह से हैं कि कच्ची नहरें हैं, ठीक है, उन्हें कंक्रीट से लाइन नहीं किया गया, वहाँ से इतना पानी जो है वो साइडें ज़मीन में जाता रहता है। इसी तरह जो है दूसरा मसला जो है वो पुअर अनसाइंटिफिक इरीगेशन सिस्टम है। हमारे जो हैं वो फार्मर वो वेल एजुकेटेड नहीं है, इस बारे में उन्हें नहीं बताया गया। 28% है, ये भी काफ़ी बड़ी रेशो है। इसी तरह अनसाइंटिफिक जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जाहिर है जब फार्मर नहीं है एजुकेटेड तो ये वाला मसला भी होगा। तो ये तीन जो हैं वो मेन मसले हैं जो कि लीड करते हैं सैलिनाइजेशन और वाटर लॉगिंग में। बेसिक तो वाटर लॉगिंग है, फिर वाटर लॉगिंग के साथ साथ सैलिनाइजेशन भी शुरू हो जाती है।
इफ़ेक्ट क्या होते हैं अब वाटर लॉगिंग के काजेज़ तो मैंने बता दिए। पुअर सॉइल एरेशन, एरेशन हमने स्टार्ट में ही डायग्राम देखी थी कि पानी जब आ गया तो एरेशन कैसे होगी। पीएच भी चेंज हो जाती है, सॉइल का टेम्परेचर भी चेंज होगा, जाहिर सी बात है। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वहाँ पे भी आपने देखा कि एरोबिक कंडीशंस और एनएरोबिक कंडीशन में कितना फ़र्क आ जाता है न्यूट्रिएंट्स में। जब एनएरोबिक कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पे रेस्पिरेशन ही नहीं पॉसिबल, डीनाइट्रिफिकेशन भी शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो है ना फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हार्मफुल साल्ट भी कैमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ वाटर लविंग वाइल्ड प्लांट, जाहिर है जी ऐसी कंडीशन वाले प्लांट जो वाटर लविंग हैं उन्होंने तो वहाँ पे ग्रो करना ही है जब उन्हें इतनी आइडलाइज्ड कंडीशंस मिल रही हैं। इसी तरह आगे देखें तो कंट्रोल वेरियस वे ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग, मैंने काफ़ी इसमें से एक्सक्लूड की है इन पॉइंट्स की, मैं आपको हेडिंग्स ही दे रहा हूँ, आपने खुद आगे से जो है इसको मैनेज कर लेना है। तो कंट्रोल द लॉस ऑफ वाटर बाय लोअरिंग द फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल टू द सफिशेंट एक्सटेंट। ठीक है, जो हम पानी नहरों में भेजते हैं हमें उसको एक ऐसे लेवल पे रखना चाहिए कि हमारे नहरी निज़ाम इतना बेहतर तो है नहीं कि हर जगह जो है बड़ी अच्छी नहरें बनी हैं, तो हमें जो है ऐसा लोवर कर देना चाहिए उसको। पानी जो है इतना हाई ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए नहरों में कि वो बाहर जो है वो बहता रहे। ठीक है, लाइनिंग द कैनाल सेक्शन, ठीक है, मैंने वही कहा कंक्रीट से लाइन करना चाहिए, लेकिन जाहिर है इसमें वसाइल लगते हैं और हुकूमत का काफ़ी पैसा लगेगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन विच आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द कैनाल। तो ये वाला भी एक अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है कि अगर ये एक जो है वो नहर जा रही है तो इसके इर्द गिर्द जो है वो छोटी स्ट्रीम्स बना दी जाती हैं। ठीक है, फसलों में जो पानी लेके जाती है ना वो इसके इर्द गिर्द बना दी जाती हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ से नहर से जो पानी सीप हो रहा है वो इन केनाल्स में जो है वो पैरेलल केनाल नहर के साथ साथ चलती जाती हैं, तो ये इनमें आ जाता है और वो कुछ हद तक जो है वो पानी बच जाता है। लेकिन बहुत अच्छा मेथड तो बहरहाल नहीं है ये भी। आगे चलते हैं, डिस्पोजिंग ऑफ रेन वाटर। जाहिर है रेन वाटर जो है अगर रेन होती है, मानसून के इतने हैवी सिलसिले आते हैं तो उनको भी डिस्पोज ऑफ करने का निज़ाम होना चाहिए। इसी तरह जो है प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर, वही बाय प्रोलोकेशन और बाय सीपेज, इस तरह की जो हो जाती हैं उनसे बचना चाहिए। रेज द बेड, रेज द बेड ये टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया में जो है वो यूज़ की जा रही है इसके लिए कि जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग हो वहाँ पे रेज बेड करके जो है वो फार्मिंग की जाती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा होता है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होने चाहिए जी फसलों में, अगर बारिश हो जाए या पानी ज़्यादा है तो वो निकलने का भी हो। मल्चिंग, मल्चिंग में हम क्या करते हैं कि जी कोई भी घास फूस जो है वो डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो सनलाइट वगैरह जो है वो नहीं पड़ती, और उससे क्या होता है कि जो प्लांट हैं ऐसे वैसे जो हमें नहीं चाहिए, लाइक वाटर लविंग प्लांट हैं, वो वाले जो हैं उनको जो है वो ग्रो नहीं करते इस वजह से। इसी तरह जो है ट्यूबवेल लगाएंगे तो पानी जो है उसका वाटर टेबल जो है वो लो होता जाएगा ट्यूबवेल की वजह से। इस तरह हमें जो गवर्नमेंट की सतह पे ये भी काम किया जा सकता है कि बेड रॉक शुड बी ब्रोकन फॉर ग्रेविटेशनल ड्रेनेज। अगर तो ज़मीन के नीचे कोई रॉक्स हैं तो उनको तोड़ के जो है वो ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम करना चाहिए। इरीगेटेड शुड बी डन ऑन साइंटिफिक लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेट करना पड़ेगा हमें अपने फार्मर को। फार्मर मैन्योर शुड बी यूज्ड एट रेट ऑफ 10-20 टन पर एकड़। ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना एजुकेशन की ज़रूरत है फार्मर की, क्योंकि वो मैन्योर इतना डालते हैं उसकी वजह से भी सैलिनाइजेशन वगैरह, और आपको पता ही है जी कि वाटर ट्रैवल करता है जी सॉल्यूट की तरफ, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये मसले बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ट्रीज़ जो हैं वो कैनाल के इर्द गिर्द ज़रूर लगाने चाहिए। इसी तरह ऐसी क्रॉप्स हमें लगानी चाहिए जैसे यहाँ पे मैंने दिया राइस, शुगर केन, बारसन, जो कि वाटर लॉक्ड सॉइल में भी ग्रो कर सकें, और पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा उगाई भी जाती हैं, तो ये उगानी चाहिए वाटर लॉक्ड सॉइल में। ये बड़ा अच्छा जो है ना वो भी हल है। अब हम चलते हैं जी सैलिनाइजेशन की तरफ। ये भी एक आपका टॉपिक है, डिस्कस तो कर दिया मैंने इसकी भी हालात, अब हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, काजेज़ इफ़ेक्ट वगैरह।
तो सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल क्या होती है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल साल्ट। ज़ाहिर है जहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी, वाटर ज़्यादा है तो वहाँ पे साल्ट भी ज़्यादा आ जाएगा। टिपिकली टेबल साल्ट ज़्यादातर तो ये NaCl ही होता है, लेकिन बाकी और कौन कौन से साल्ट्स होते हैं? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोहाइड्रेट, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, ये सारे भी इन्वॉल्व होते हैं। काजेज़ ऑफ सैलिनिटी को अगर देखें तो लो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन लो है। अगर पानी बार बार आए तो वो जाहिर है डिज़ोल्व होके जो है वो नीचे मूव कर जाएंगे, सीप कर जाएंगे साल्ट, लेकिन नहीं है इतना। हाई वेपोरेशन रेट है, सनलाइट या डायरेक्ट पड़ी है तो उसकी वजह से। पुअर ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग मैंने आपको अगेन बताया है कि वो भी सैलिनिटी में इजाफा करती है। इरिगेशन विद साल्ट रिच वाटर, तो जब सलाइन वाटर ही ज़मीन से निकाल के लगाना है तो फिर तो सैलिनिटी होगी। इसी तरह जो है मज़ीद काजेज़, सी लेवल राइज़ कर रहा है जी। फर्टिलाइज़र मैंने अभी बताया था कि ज़्यादा 10-20 बस डालने चाहिए टन, लेकिन नहीं, उस पर भी गौर नहीं किया जाता। सैलिनाइजेशन से इफ़ेक्ट क्या होता है जी? डैम्प एरिया और वाटर लॉगिंग। ज़ाहिर है जहाँ पे साल्ट कैमुलेट हुआ है वहाँ पे वाटर लॉगिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लॉस तो होना ही होना है, वाटर क्वालिटी भी गिरनी है, सॉइल इरोजन, फ्लड रिस्क, ये तमाम चीज़ें जो हैं सैलिनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स में आ जाती हैं। और फिर इससे क्या होता है कि डेट्रिएशन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, बेयर सॉइल रह जाती है, जिसकी वजह से इरोजन भी होगी। प्लांट विल्ट करते हैं, क्रॉप लॉस होता है, रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। ज़ाहिर है जब माहौल ही तबाह हो जाना तो फिर बायोडाइवर्सिटी तो नहीं मेंटेन रहेगी। सोल्यूशन क्या है सैलिनिटी का? इम्प्रूव करें ड्रेनेज, लीचिंग, ऐड इनफ वाटर दैट डिजॉल्व साल्ट एंड लीच डाउन। लीचिंग भी बहुत अच्छा है जी। रिड्यूसिंग इवेपोरेशन, मल्चिंग, आपको इसका मैंने बता दिया। मल्चिंग करेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो इवेपोरेशन भी रिड्यूस होगी। ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करना चाहिए, मॉइस्चर वगैरह इंक्रीज़ करता है। यूज्ड कवर क्रॉप्स और मल्च प्रोटेक्ट द ग्राउंड सरफेस। अगेन यहाँ पे अगेन मल्चिंग का जिक्र कर दिया है। केमिकल ट्रीटमेंट भी अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। टू रिमूव और एक्सचेंज विद सोडियम, ऐड कैल्शियम इन अ सोल्यूबल फॉर्म सच एज जिप्सम। जी ये वाला केमिकल ट्रीटमेंट आप अप्लाई करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट है, ये आप लोग ज़रूर नोट करें। प्लांट साल्ट टॉलरेंट उगाए जा सकते हैं, ये भी एक हल है। साल्ट टॉलरेंट प्लांट अब बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। रिमूव साल्ट क्रिस्टल फ्रॉम सरफेस मैकेनिकली, ये भी है लेकिन ये एक हद तक ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा तो बहरहाल नहीं किया जा सकता। जब भी आप वाटर लॉगिंग और सैलिनाइजेशन का जिक्र करें तो स्कार्प जो है इसका आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी सवाल अक्सर पूछा जाता है पेपरों में। तो वापडा ने ये एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था जो था कि सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिकलमेशन प्रोजेक्ट। तो it is estimated that about 7 to 8 million acre of land has been reclaimed throughout Pakistan. In these localities करते क्या हैं? Water table has gone down and water logging has been eliminated. Crop acre and crop yield have increased in these area. तो ये वापडा जो है ये मिलके जो है ना किसानों के साथ तो ये ट्यूबवेल वगैरह लगा के तो वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान ने शुरू किया। मेन तो यही है, और भी हैं लेकिन मेन यही था।